So in this question it is given the ratio of the acceleration for a solid sphere rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down an incline without rolling. So यहाँ पे दो कंडीशन आएगा बेसिकली. एक कंडीशन ये देखिए जो स्लिपिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ रोलिंग डाउन कर रहा है स्फीयर जिसका मास m और रेडियस r दिया हुआ है. यहाँ पे रोलिंग हो रहा है लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या बोला है, स्लिपिंग डाउन सिर्फ नो रोलिंग, यहाँ पे रोलिंग नहीं हो रहा है. सो ये कौन सा कंडीशन है, नो रोलिंग. ठीक है. सो अगर ये नो रोलिंग कंडीशन है तो यहाँ पे कौन कौन सा मोशन एक्ट कर रहा है जहाँ पे नो स्लिपिंग हो रहा है. सिंस यहाँ पे रोलिंग है सो यहाँ पे रोटेशनल मोशन और टेंजेंशियल मोशन दोनों होगा. ठीक है. और यहाँ पे सिर्फ टेंजेंशियल मोशन होगा, रोटेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रोलिंग नहीं हो रहा है. सिंस तो ये इक्वेशन हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा. सिंस ये रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ठीक है. क्यों, क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है. ठीक है. दैट इज एफ हम लोग मान लिया. और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, 0 होगा. सिंस यहाँ पे कोई रोलिंग नहीं है इसलिए फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे रोलिंग नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे फ्रिक्शन 0 होगा. सो अगर हम लोग इस कंडीशन में आ जाए नो स्लिपिंग में, सो यहाँ पे दो मोशन लग रहा है, रोटेशन और टेंजेंशियल. सो इसका इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, mg sin थीटा f फ्रिक्शन लग रहा है वर्टिकली, हम लिख सकते हैं इक्वल ma. ठीक है. ma ये सबको पता है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. और नेक्स्ट इक्वेशन है टॉर्क का. टॉर्क इक्वल आई अल्फा. टॉर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, और परपेंडिकुलर कौन सा, r, दैट इज आई अल्फा फ्रिक्शन. ये दूसरा इक्वेशन हो गया. ठीक है. तो तीसरा इक्वेशन कौन सा आएगा यहाँ पे, एक्सिस यहाँ पे रोलिंग हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू आर अल्फा. ठीक है. ठीक है. ये तीसरा इक्वेशन हो गया. व्हेन वी, और हम लोग को पता है जो इनर्शिया स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना, 2/5 mr². अगर ये सॉल्व करेंगे जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा, सॉल्व करने से आएगा, ये सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या होगा, 7/5 g sin थीटा. ठीक है. ये इक्वेशन हम लोग ए मान लेते हैं. ठीक है. अभी इस कंडीशन में आ जाते हैं. सिंस यहाँ पे कोई रोटेशनल नहीं है, सिर्फ टेंजेंशियल मोशन है, सो इसका इक्वेशन आसान है. क्या होगा, mg sin थीटा इक्वल टू m, इसको हम इसका एक्सीलरेशन a1 मान लेते हैं. सो a1 कितना होगा, g sin थीटा. अभी हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं. अभी हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि विदाउट स्लिपिंग, रेशियो ऑफ विदाउट स्लिपिंग एंड विदाउट रोलिंग का. सो कितना होगा, देखिए, विदाउट स्लिपिंग a by b दैट इज इक्वल टू 7/5 g sin थीटा डिवाइडेड बाय g sin थीटा. सो कितना आ गया, 7/5. Therefore a by a1 equal 7/5. So ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है. कैसे क्या समझ में आया, फिर से बता देता हूँ. यहाँ पे हम लोग को रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर रोलिंग और विदाउट रोलिंग और एक विदाउट स्लीपिंग का निकालने के लिए बोला है. जो स्लीपिंग विदाउट स्लीपिंग है वहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्योंकि वहाँ पे वो रोल कर रहा है. और यहाँ पे दो मोशन आएगा, एक रोटेशनल मोशन होगा, एक टेंजेंशियल मोशन होगा, जिसकी वजह से हमने इक्वेशन लिखा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन अपोजिट एक्ट करेगा इक्वल ma. ये इक्वेशन 1. सेकंड टॉर्क का इक्वेशन लिखा और यहाँ कैलकुलेट करके एक्सीलरेशन जो है वो आएगा 7/5 g sin थीटा. इसको इक्वेशन एक ए मान लिया. और दूसरा कंडीशन कौन सा होगा, जहाँ पे रोलिंग नहीं हो रहा, जिसमें फ्रिक्शन 0 है. सो यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, सिर्फ रोलिंग नहीं कर रहा है, सो यहाँ पे अगर टेंजेंशियल मोशन आएगा. सो इसका इक्वेशन क्या होगा, mg sin थीटा इक्वल ma1. इसका एक्सेलरेशन a1 मिला. सो a1 कितना है, g sin थीटा. अगर हमको रेशियो निकालने के लिए, सो इसका a इक्वेशन और b इक्वेशन को डिवाइड करने से कितना आएगा, 7/5. सो ऑप्शन 3 सेटिस्फाई कर रहा है. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. सो आई होप आप सबको समझ में आया कैसे किया. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here in this question it is given a force F acting on a particle is indicated by a force time graph shown the change in momentum of the particle over time interval 0 to 8 सेकंड में कितना पार्टिकल का मोमेंटम चेंज है वो निकालने के लिए बोला है. सो
देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन में से क्या मिला था, दैट इज वी नो दैट इज फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से हम लोग वी नो दैट, ठीक है। सो यहाँ से कितना आएगा, dp इज इक्वल टू f dt, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे dp इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt, सो बेसिकली मोमेंटम आ जाएगा, दैट इज p आ जाएगा। सो p कैसे आएगा, दैट इज सेंस इन p आएगा। सो सेंस इन p हम लोग यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेंस इन p हम लोग को पता है एरिया अंडर द क्राफ्ट गिव अस, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द क्राफ्ट। सो यहाँ पे क्या है, ये दोनों पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। सो ये दोनों का एडिशन माइनस माइनस दिस वन, दिस स्क्वायर विल गिव अस फोर्स, सॉरी मोमेंटम देगा, सेंस इन मोमेंटम आएगा। सो इसका एरिया प्लस इसका एरिया इस स्क्वायर का एरिया माइनस इस स्मॉल स्क्वायर का एरिया, क्योंकि ये नेगेटिव पे है। सो हम तो ट्राइंगल का एरिया जानते हैं क्या होगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू 2 इंटू हाइट कितना है 6 प्लस ये कितना होगा 4 इंटू ये देखिए 8 माइनस 4 दैट इज 4, ब्रेथ इंटू लेंथ कितना है 3, लेंथ कितना है 3 माइनस 3 इंटू 2 स्मॉल बॉक्स का 2 इंटू 3, ठीक है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12 न्यूटन पर सेकेंड। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर ये। सो आई होप आप सबको समझ में है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a balloon with a mass m is descending down with an acceleration a, how mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a। सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए बैलून है जिसका मास m है, वो नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं उस बैलून का मास हम लोग m मान लेंगे, ठीक है। अगर वो मास रिमूव हो गया, उस मास अगर उस मास से रिमूव कर दिया और उसका एक्सेलरेशन ए से ऊपर मूव कर रहा है, तो कितना मास हुआ वो निकालने के लिए बोला है। सो इजी है, इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर एफपीडी हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सो देखिए एक बैलून है, मान लेते हैं बैलून है, मान लेते हैं इसका मास हम लोग मान लेते हैं m, ठीक है। फिर ये एक्सीलरेशन ए से नीचे आ रहा है, ठीक है, और इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर F। ये हॉट एयर बैलून है, कुछ भी बैलून है, मान लीजिए ये ऊपर फोर्स F लग रहा है और नीचे फोर्स कौन सा लगा mg, ठीक है। सो अभी न्यूटन सेकेंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, इसको हम लोग m1 मान लेते हैं, ठीक है m1। सो क्या होगा m1g माइनस f इक्वल टू m1a, ठीक है। ये सेकेंड न्यूटन का इक्वेशन से आ गया, सेकेंड इक्वेशन m1, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आ गया ये m1g माइनस f इक्वल m1a, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंडीशन में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट में सेम ही होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हॉट एयर बैलून है, यहाँ से मान लेते हैं हमने m2 मास रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कितना मास रहेगा m1 माइनस m2 मास रहेगा, ठीक है। फिर इसमें फोर्स कौन सा होगा F ऊपर लगेगा, लेकिन क्या बोला है कि एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है A से, सो एक्सीलरेशन विल बी अपवर्ड्स, नीचे कौन सा फोर्स रहेगा m1 माइनस m2 जी, ठीक है। अभी इसका इक्वेशन बना एफबीडी का, तो क्या होगा F माइनस m1 माइनस m2 जी इक्वल m1 माइनस m2a, इक्वेशन 2 हो गया।
सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग का फाइनल m2 मिल जाएगा। सो 1 + 2 कीजिए, अगर ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, m2z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1a माइनस m2a, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा m2a प्लस z इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1a, ठीक है। सो m2 आ जाएगा, सो m2 विल बी twice of m1a divided by a plus z। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। देखिए मैं पहले बोल रहा हूँ, एक बार फिर से देख लेना। ये बैलून है जिसका मास m1 मान लिया हमने, और ये नीचे आ रहा है जिसका एक्सीलरेशन ये है। सो ये f ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है mg। सो ये इक्वेशन है m1g माइनस f इक्वल f1 है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि यहाँ से m2 मास, मान लेते हैं m2 मास निकाल लिया, कुछ मास रिमूव हुआ, तो हम लोग को m2 निकालना है। सो यहाँ पे कौन सा कितना मास रहेगा, पहले m1 था, m2 निकाल लिया तो कितना होगा, m1 माइनस m2 रहेगा। सो यहाँ पे लेकिन जो एक्सीलरेशन है ऊपर अपवर्ड्स लग रहा है a, दैट इज एक्सीलरेशन। सो कितना हुआ, ऊपर फोर्स लग रहा है f, नीचे m1 माइनस m2 इंटू जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये एक्सीलरेशन है अपवर्ड्स। सो इसका इक्वेशन कितना है, f माइनस m1 माइनस m2 जी इक्वल m1 माइनस m2 a इंटू a, ठीक है। सो अगर इस इक्वेशन और इक्वेशन 2 इन दोनों को अगर शाम करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, m2 इक्वल ट्वाइस ऑफ m1a माइनस m2a। सो m2 इक्वल a प्लस जी ट्वाइस ऑफ m1। सो m2 कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ m1 a प्लस जी, m इंटू ए, ये a है, देखो मैं लिखता हूँ अच्छे से पूछिए, ट्वाइस ऑफ m1, ट्वाइस ऑफ m1 ये a होगा, ट्वाइस ऑफ m1 a। सो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ट्वाइस ऑफ m1a a प्लस जी। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि बॉडी ऑफ मास 4m is lying in xy planar race. It is suddenly explodes into three pieces. Two pieces of mass m more perpendicular to each other with equal speeds v. The total kinetic energy is generated due to explosion. So total kinetic energy निकालना है हम लोग को, एक्सप्रेशन की वजह से कितना होगा। सो देखिए ये 4m का ये मान लेते हैं, ये 4m का एक बॉडी है, 4m बॉडी है जो एक्सवाई प्लेन में रेस कर रहा है। सो यहाँ पे 3 पार्ट हुआ, मान लेते हैं ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये पार्ट m है, ये भी पार्ट m है, इसका वेलोसिटी भी v होगा और इसका भी v होगा, क्योंकि दो पार्ट परपेंडिकुलर में है और क्या बोला है, विद इक्वल स्पीड्स भी, ठीक है। सो ये कितना होगा, इस पार्ट में होगा ट्वाइस m, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग va, ठीक है। इसका हम लोग को अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन निकालना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट इज F net external equals 0. So what will be here? Momentum will be conserved. So Pi equal be, momentum will be conserved. That is suppose. So momentum will be conserved since there is no external force. तो हम क्या लिख सकते हैं, that is momentum initial will be equal to momentum final, ठीक है। सो इनिशियल तीनों मास में क्या होगा, 0 ही होगा सिंस रेस में ही है। तो फाइनल में कितना आएगा, देखिए पहले वाले केस में आएगा एम भी, इसको हम लोग मान लेते हैं आई कैप मान लेते हैं, ठीक है, दोनों एक्सवाई प्लेन में है। इसमें आ जाएगा, ये नीचे है, ये नीचे है, इसलिए इसको माइनस भी जे आ जाएगा, इसको मान लेते हैं एम ऑफ भी जे कैप प्लस ये कितना होगा, ट्वाइस एम भी ए, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ भी ए विल बी इक्वल टू भी आई कैप माइनस भी जे कैप, ठीक है। सो भी ए कितना आ जाएगा, भी बाई 2 आई कैप माइनस भी बाई 2 जे कैप, ठीक है। ये आ गया भी ए, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा,
वी अगर निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो कितना होगा v/2 होल स्क्वायर प्लस v/2 होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका v/√2, ठीक है। सो ये आ गया v/√2। अभी हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv² पहले मास के लिए, दूसरे के लिए भी हाफ ऑफ mv², ठीक है। तीसरे के लिए भी हाफ ऑफ, ये होगा ट्वाइस एम v/√2 होल स्क्वायर। अगर ये सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 3/2 mv²। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। समझ में आ गया कैसे किया? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे? फिर एक बार फिर से देख लीजिए। ये मास 4m यहाँ पर लाई कर रहा है और दो मास तीनों एक्सप्लोड हो गया। सो दो का मास सेम है mm, वो वेलोसिटी v से जा रहा है। एक ये तीसरा मास ट्वाइस m है जिसका वेलोसिटी va मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो मोमेंटम कंजर्व होगा। सो इनिशियल मोमेंटम भी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल सब में 0 होगा। यहाँ पे हमने भी ये जेके मान लिया और ये आई के मान लिया क्योंकि एक्स्ट्रा प्लेन में है। सो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को? फाइनल मोमेंटम में एम भी आई के माइनस एम भी जे के प्लस ट्वाइस एम भी ए, ठीक है। यहाँ से भी ए का वैल्यू आ गया v/2 आई के माइनस v/2 जे के। इसका मैग्नीट्यूड निकालने से आ गया v/√2 भी ए का वैल्यू। सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ ऑफ mv² पहले मास का, दूसरे का हाफ ऑफ mv², तीसरे का क्या हाफ ऑफ ट्वाइस एम इंटू भी ए था। भी का वैल्यू कितना? v/√2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3/2 mv²। सो ऑप्शन ए ये विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया। सो थैंक यू।